नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पद्य शिक्षण को शुरू करने जा रहे हैं। गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण और उनकी शिक्षण विधियों को अपन डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे पद्य शिक्षण के बारे में, जिसको काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण भी बोलते हैं। इसको अपन डिटेल से आज देखने वाले हैं। तो काव्य से तात्पर्य है, सबसे पहला जो काव्य लक्षण मिला है वो अग्नि पुराण में दोस्तों मिला है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये अपने कोई काम का नहीं है। इसके अनुसार काव्य में इन पांचों तत्वों का होना आवश्यक है। अग्नि पुराण में जो पहला काव्य लक्षण मिला है उसके अनुसार 5 तत्व होना आवश्यक है। काव्य में कौन कौन से हैं? संक्षिप्त वाक्य, इष्टार्थ, अलंकार, गुण और दोष राहित्य, यानी दोष से रहित हो, उसमें गुण हो, अलंकार हो, सही अर्थ के लिए हो, संक्षिप्त वाक्य उसमें सम्मिलित हो। तो ये 5 गुण काव्य में होने, 5 तत्व होने आवश्यक हैं। इसके अलावा जो है आपके भामह के अनुसार इसकी काव्य की परिभाषा क्या है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। रुद्रट के अनुसार शब्दार्थौ काव्यम। हेमचंद्र के अनुसार अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। और इसी प्रकार विद्यानाथ प्रताप रुद्र के अनुसार गुणालंकार या फिर सहितौ शब्दार्थो दोष वर्जितौ जो है वो काव्य होता है। और कुंतक के अनुसार शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये आपका होता है काव्य। बंधे व्यवस्थितौ काव्य तद विवाद लादकारिणी, ये जो है कुंतक के अनुसार काव्य की परिभाषा है। तो इन परिभाषाओं को थोड़ा सा आपको देख लेना। इसकी हिंदी तो मैं भी आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतनी संस्कृत मुझे भी नहीं आती। लेकिन एक चीज़ है, देखिए दोस्तों, सब लोगों ने शब्दार्थ को जो है काव्य बताया है। शब्द और अर्थ दोनों जो हैं वो होने चाहिए। शब्दार्थ को, शब्द और अर्थ दोनों चीज़ों को, वाक्य और अर्थ या शब्द और अर्थ से मिलकर ही काव्य का या पद्य का निर्माण होता है। एक प्रकार से सब लोगों ने यही बताया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं। मम्मट के अनुसार यहाँ पे तद दोषौ शब्दार्थौ स्व सगुणा वन लंकृति पुनः कवापि काव्य प्रकाश है। मम्मट के अनुसार भी शब्दार्थ का इन्होंने प्रयोग किया है। इसी प्रकार विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम और जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। स्पष्ट है कि पंडित जगन्नाथ के अलावा सभी आचार्यों ने काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का संयोजन माना है। पंडित जगन्नाथ ने केवल शब्द को ही काव्य माना है, यानी कि पंडित जगन्नाथ ने जो है केवल शब्द को ही काव्य माना है, बाकी सभी ने जो है वो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। बस यही जो है, इसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी आप ध्यान में रख लीजिएगा और कोई ट्रिक अगर आप बना सकते हो तो ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख लीजिएगा। बाकी इनमें से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में। तो अभी देख लेते हैं अपन पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों, पद्य शिक्षण का पहला उद्देश्य है संस्कृत पद्य साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत करना। गति, याति, लय, भावाभिनय द्वारा श्लोक पढ़ने में दक्षता प्राप्त करना। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन आदि कौशलों का विकास करना। दोस्तों, श्लोक पढ़ने की दक्षता प्राप्त करना, जैसे अपन देखते हैं विवाह शादी वगैरह में जो पंडित श्लोक पढ़ता है, या फिर किसी मंदिर की जब आरती होती है और उसमें श्लोक पंडित जब पढ़ता है तो वो किस लय, गति और सुर ताल के साथ पढ़ता है। वही सुर ताल और लय गति के साथ श्लोक कैसे पढ़ें, इस बात की जानकारी अपने को पद्य शिक्षण में मिलती है। ठीक है, इसी के साथ उच्चारण ज्ञान में दक्षता उत्पादन करना, छात्रों में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना, छंद संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, जो छंद मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर पद्य शिक्षण का आपको अच्छा ज्ञान है, संस्कृत साहित्य का, पद्य का, तो आप छंदों को बिना किसी ट्रिक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन अपने को इतना नॉलेज नहीं है संस्कृत के बारे में, इसीलिए अपने ट्रिक्स के माध्यम से छंदों को किया। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अलंकार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, सृजनात्मक शक्ति का संवर्धन करना, श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए प्रेरणा देना,
ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत आती हैं। तो ये उद्देश्य पद्य शिक्षण के लेकर के चले जाते हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों अब पद्य शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, जिसमें सबसे पहली विधि अपन दंडान्वय विधि पढ़ेंगे। और दंडान्वय विधि को दोस्तों मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि ये विधि क्या है, किस प्रकार से इसमें कार्य किया जाता है। और भी जो खंडान्वय विधि है और जो विधियाँ हैं, गीत विधि है, नाट्य विधि है, गीत नाट्य विधि है आपकी, और भी बहुत सारी विधियाँ जैसे व्याख्या विधि है, भाष्य विधि है, तुलना विधि है, टीका विधि है, समीक्षा विधि है, भाषानुवाद विधि है, अर्थबोधन जिसको बोलते हैं। इन सारी विधियों को दोस्तों अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस वीडियो में आज केवल दंडान्वय विधि को अपन पढ़ेंगे। दोस्तों संपूर्ण पद्य खंड को एक पूर्ण वाक्य में परिवर्तित करना ही दंडान्वय कहलाता है। यानी कि संपूर्ण पद्य खंड को, यानी पूरे एक श्लोक को एक वाक्य में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, दंडान्वय कहलाता है। संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संस्कृत कैसी भाषा है, एक संश्लेषणात्मक भाषा है, न कि विश्लेषणात्मक। संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है। इसमें उपसर्ग एवं परसर्ग, परसर्ग दोस्तों क्या होता है, प्रत्यय, मूल शब्द के साथ ही संबंधित होते हैं। संस्कृत में किसी भी शब्द को किसी भी स्थान पर प्रयोग करें, सबका अर्थ एक ही निकलता है। अर्थात जैसे बालक कंदुकन क्रीडति जो है, बालक कंदुकेन क्रीडति अथवा क्रीडति कंदुकेन बालक है, तो कंदुकेन को आगे पीछे कर दिया गया, बालक को आगे पीछे कर दिया गया, क्रीडति को पहले ले आए। यानी क्रिया को अपन जो है सबसे पहले ले आए, कर्ता को सबसे लास्ट में लेके चले गए। उसके बाद भी जो है कोई प्रभाव वाक्य पर नहीं पड़ेगा, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। परंतु उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने पर छात्रों को अर्थ समझने में बहुत कठिनाई होती है। कर्ता क्रम एवं विभक्तियों का ज्ञान होने पर उन्हें समझाना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार वाक्य निर्माण किया जाता है। वाक्य निर्माण कैसे होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। संस्कृत का वैसे ये नियम है, जैसे लिखा है, मान लीजिए बालक है पठती, बालक है पठती, मान लीजिए ये लिखा है, तो इसको पठती बालक भी लिखा जा सकता है। दोनों का एक ही मतलब निकलता है, बालक पढ़ता है और इसका भी बालक पढ़ता है, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, दोनों सही है अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से। संस्कृत में यही नियम है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको, इसीलिए जो है अपन कर्ता कर्म और क्रिया का नियम लगा करके समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। कर्ता क्रम में विभक्तियों का ज्ञान होने पर जो है उन्हें समझाना बहुत आसान होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सबसे प्रथम कार्य की खोज होती है। इस वाक्य द्वारा कर्ता कर्म एवं क्रिया का ज्ञान होता है। सबसे पहले इसमें अपन वाक्य को निकालते हैं और इस वाक्य द्वारा कर्ता कर्म एवं क्रिया का ज्ञान अपने को होता है। संस्कृत में कवियों का अन्वय, कविता का अन्वय करके पढ़ने में सरलता रहती है। अन्वय करके पढ़ने का मतलब है कविता को एक वाक्य के रूप में बना लेना, जो है वो उसका अन्वय करना हो गया। इससे श्लोक का भाव समझने में क्या होती है, आसानी होती है। अन्वय दो प्रकार का होता है, दंडान्वय और खंडान्वय। अब दंडान्वय अपन पढ़ रहे हैं, खंडान्वय अपन बाद में पढ़ेंगे। अन्वय प्रबोधन में दंडान्वय की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, आद्य विशेषणम पूर्व विशेष्यम तदंतरम। यानी सबसे पहले विशेषण को खोजा जाता है, उसके बाद विशेष्य को खोजा जाता है। यानी कि विशेषण क्या है और किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो होता है विशेष्य। तो विशेष्य को बाद में खोजा जाता है। उसके बाद और भी जो मूल शब्द वगैरह हैं उनका दंडान्वय किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रणाली के द्वारा छात्रों को कर्ता क्रिया कर्म आदि को छांटने का ज्ञान होता है, अथवा अध्यापक प्रश्नों के माध्यम से कर्ता क्रिया कर्म द्वारा श्लोक का अर्थ बताता है। इस प्रणाली के प्रयोग द्वारा छात्र सरलता से श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। छोटी कक्षाओं में इस प्रणाली का अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे इस दंडान्वय विधि को आप अब समझोगे। एक श्लोक लेते हैं, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायति गर्दभा अन्योन्यम प्रश्नम संति अहो रूप महो ध्वनि। यानी कि ये जो श्लोक है इसको अब अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा तो पहले इसको पढ़ दिया, उसके बाद शिक्षक क्या बोलेगा, श्लोकेन कर्ता कह, श्लोक में कर्ता कौन है, उत्तर होगा गर्दभा यानी गधा। क्यों, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, ऊँट के विवाह में कौन गीत गाता है,
गर्दभ जो है वो गीत गाता है यानी गधा, तो यहाँ पे गधा जो है गर्दभा जो है वो कर्ता हो गया गीत गाने वाला। फिर है श्लोकेस्मिन क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? तो दोस्तों गाना क्रिया है तो गायन्ति भी क्रिया हो गया। इसके अलावा जो है प्रश्नम संति, प्रश्न होना भी क्रिया होता है तो प्रश्नम संति दोनों क्रिया हो गई, गायन्ति और प्रश्नम संति दोनों क्रिया हो गई। इसके अलावा श्लोकेस्मिन फिर प्रश्न पूछा जाएगा, श्लोकेस्मिन कर्म किम, तो कर्म बताना है यानी कि कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता क्रिया और कर्म तीनों चीज़ें इसमें प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती हैं खंडान्वय विधि में, दंडान्वय विधि में। तो दोस्तों दंडान्वय विधि क्या है? श्लोक दिया गया है, फिर एक प्रश्न कर्ता से संबंधित, फिर कर्म से संबंधित और क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न क्या है? श्लोकेस्मिन कर्म किम, इस श्लोक में कर्म क्या है? उत्तर रहेगा गायन्ति, यानी गाना, गायन्ति जो है वो क्या है? कर्म है। गाना गाना जो है क्रिया है, लेकिन गायन्ति आपका क्या हो जाएगा? गायन्ति क्रिया गायन्ति जो है वो क्रिया है, और गायन्ति क्रिया के लिए कर्म क्या है? गीतम, क्या गा रहा है वो? गीत गा रहा है, तो कर्म क्या हो जाएगा? गीतम। और इसी प्रकार प्रश्नम संति, इसके लिए कर्म क्या हो जाएगा? अनयो नयम जो है इसके लिए आपका कर्म हो जाएगा। इस तरह श्लोकार्थ का विकास किया जाता है। इस प्रकार से श्लोक का जो है वो अर्थ इसमें बताया जाता है, यानी प्रश्नों के माध्यम से जो है अर्थ बताया जाता है, और यही विधि होती है आपकी दंडान्वय विधि। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कि इस प्रणाली के द्वारा छात्रों को कर्ता क्रिया कर्म आदि को छांटने का ज्ञान होता है। तो यही विधि है आपकी क्या? दंडान्वय विधि। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, किसी प्रकार की अब इसमें समस्या नहीं रही होगी। तो ये थी दंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की, जो कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन पद्य शिक्षण की अन्य विधियों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई शिक्षण विधियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।